तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए आपको बहुत बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा इसमें एक विस्थापन होता है, एक वेग होता है, किसे विस्थापन कहते हैं, किसे वेग कहते हैं, ये आपको समझना है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किसे कहते हैं वेग और क्या होता है हमारा विस्थापन। तो ये है हमारा वेग, बात अंग्रेजी की होती है इसे वेलोसिटी कहते हैं। और ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक हमारा होता है अंतिम वेग, इसे कहते हैं इनिशियल। वेलोसिटी और इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है जैसे कोई गाड़ी स्टार्टिंग में 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पे चल रही है, तो ये तो हो गया उसका प्रारंभिक वेग। और बाद में उसकी स्पीड बढ़कर 20 से 30 हो गई, तो ये हो 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया इसका हमारा अंतिम वेग यानी कि बाद का वेग। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाड़ी स्टार्टिंग में 30 की स्पीड से चल रही हो और बाद में उसकी स्पीड 10 हो जाए। स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये हमारा प्रारंभिक वेग और ये हमारा अंतिम वेग। और एक कंडीशन में से यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो, खड़ी हुई हो, विराम अवस्था यानी कि उसका वेग जो है 0 है, और बाद में वो 20 की स्पीड से चलने लगे ऐसे, तो बाद का जो स्टार्टिंग का वेग 0 और बाद का उसका वेग जो होगा वो होगा हमारा 20। एक कंडीशन ऐसी भी है कि यदि स्टार्टिंग में 20 की स्पीड हो तो प्रारंभिक वेग होगा 20, और बाद में यदि गाड़ी यहाँ पे आकर रुक गई तो उसका अंतिम वेग हो जाएगा 0। तो कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु या कोई गाड़ी विराम अवस्था में है यानी कि रुकी हुई है तो उसका वेग हम 0 मानते हैं। अभी जो प्रारंभिक वेग है इसे हम लिखते हैं u से डिनोट करते हैं, और जो हमारा अंतिम वेग है इसे हम v से डिनोट करते हैं। चीज़ों को याद रखने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ABCD में u पहले आता है तो ये प्रारंभिक वेग, और v हमारा बाद में आता है तो ये हमारा हो गया अंतिम वेग। तो ये है। उसके बाद आता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन इसे हम डेल्टा v से डिनोट करते हैं। और वेग परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये होता है हमारा वेग परिवर्तन। इसका एक उदाहरण अगर हम लें तो मानो कोई गाड़ी स्टार्टिंग में 20 की स्पीड से चल रही है और बाद में उसकी स्पीड बढ़कर 40 हो गई, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो डेल्टा v बराबर v माइनस u। v हमारा यानी कि बाद का वेग 40 और स्टार्टिंग का 20, तो वेग में हमारे परिवर्तन हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाया जाता है, इसलिए हम लिखते हैं कि v माइनस u। अगर ऐसा हो कि स्टार्टिंग में हमारा वेग है तो ऐसा मानते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा वेग है वो है हमारा 50 मीटर प्रति सेकंड, और बाद में वेग हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग में जो परिवर्तन होगा डेल्टा v वो हो जाएगा v माइनस u। अब v है हमारा यहाँ पे 30 और u है हमारा यहाँ पर 50, तो 30 में से यदि 50 को माइनस किया जाए तो आ जाएगा माइनस के 20 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग परिवर्तन में बड़ा कौन सा है, इस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए देखना है कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाना है। चाहे इसमें ये 20 है तो 40 है तो 40 में से 20, यहाँ से 30 में से 50, कोई भी बड़ा हो तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करना है। अब ये है हमारा स्टार्टिंग का वेग, इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। एक होता है अंतिम वेग, ये फाइनल वेलोसिटी। फिर एक शब्द आता है हमारे यहाँ पर त्वरण। त्वरण को ये हमारा यहाँ पे त्वरण, इसे लिखते हैं हम ए से। ए मतलब होता है एक्सीलरेशन। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ और इस परिवर्तन होने में कितना समय लगा, यदि उससे भाग कर दिया जाए तो आ जाएगा हमारा त्वरण। तो त्वरण का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है वेग परिवर्तन बटे समय, समय अंतराल।
कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन होने में कितना समय लगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद इसका वेग v हो जाता है। प्रारंभिक वेग यानी कि u, और थोड़े समय बाद, थोड़ा समय कितना, फिलहाल t मान के चलते हैं, v हो जाता है। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ और समय लगा उसे कहेंगे हम त्वरण। तो अगर यहाँ से हम त्वरण को निकालना चाहे तो ये आ जाएगा हमारा a, और वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस u, ये हमारा v है, और समय आ गया हमारा यहाँ पे t, ऐसा कुछ। तो ये हो गया हमारा त्वरण का फॉर्मूला। इसी में अगर आप t की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो आ जाएगा हमारा at, और यहाँ आ जाएगा v माइनस u। अब u इधर आ जाएगा तो आ जाएगा हमारा, अब u इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो u प्लस at बराबर v, या इसको अगर ऐसा लिखना चाहिए कि v बराबर u प्लस at। ये हो गया हमारा गति का प्रथम समीकरण, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में यहाँ गया टाइम, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो at v माइनस u। बड़ी आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ कैसा आएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन था, तो पहला जो इक्वेशन है v बराबर u प्लस at, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। और जो हमारा दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और जो हमारा तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। ये फिक्स है, हमारा फर्स्ट है तो फर्स्ट इक्वेशन यही है, सेकंड है तो सेकंड ये, और थर्ड हमारा ये हमने भी प्रूफ कर दिया है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस at। अब दोनों ओर का कर देते हैं वर्ग, तो यहाँ लिखते हैं दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा v का वर्ग और इधर आ जाएगा u प्लस at का वर्ग। तो u स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस के 2u at, और इधर हमारा v स्क्वायर। अब ये आया हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से जो हमें कॉमन लेना है वो हमें लेना है यहाँ पे, जैसे हमारा ये सेकंड इक्वेशन है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2a। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ है a स्क्वायर t स्क्वायर, इसको भी 2a से भाग कर देंगे, प्लस ये 2u at इसको भी 2a से भाग कर देंगे। तो यहाँ से a से इसकी एक और कैंसिल, तो आ जाएगा u स्क्वायर प्लस के 2a, और यहाँ पर बचेगा 1/2 at स्क्वायर, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, a से a, ये आ जाएगा हमारा ut। अब ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, अगर आप ध्यान दो ये जो पूरा है वो s के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ हम रख सकते हैं s, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस के 2as, और इधर कितना आ गया हमारा v स्क्वायर। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से हमारा थर्ड इक्वेशन, तो बड़ी आसान तरीके से चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं। अगर अब हम देखें कि सेकंड को कैसे सिद्ध किया जाता है, एक होता है हमारा प्रारंभिक वेग जिसको लिखते हैं हम u से, एक होता है हमारा अंतिम वेग जिसको लिखते हैं हम v से। तो इन दोनों का अगर औसत ले तो आ जाएगा हमारा एवरेज, ये तो आ गया हमारा वेग, और समय मान लेते हैं t, और जो दूरी इसके द्वारा चली गई है वो है s। अब एक फॉर्मूला आप बेसिक पढ़ रखा होगा आपने, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ स्पीड तो होगी हमारी u प्लस v बटे 2, और दूरी हमारी हो जाएगी s, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ हमारा t। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है, तो ये आ जाएगा हमारा u प्लस v बटे 2,
T यहाँ पे आ जाएगा और S यहाँ, तो आ जाएगा UT प्लस VT, और जो अपॉन में आ गया 2 और इधर आ गया हमारा ये S। तो इसमें से यदि UT प्लस और इस V के स्थान पर रख देंगे हम ये U प्लस AT, तो आ जाएगा U प्लस AT और इधर ये बाहर T, और जो ये बटेगा 2 है वो इधर चलेगा मल्टीप्लाई में, यानी कि S, ऐसा कुछ। अब ये हमारा UT प्लस T की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, तो यहाँ आ जाएगा ये UT और प्लस AT स्क्वायर और इधर आ जाएगा ये 2S। अब यहाँ UT और UT ये हो जाएगा 2UT प्लस AT स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2S। तो इस 2 को इधर अपॉन में लिया है, तो आ जाएगा S बराबर 2UT प्लस AT स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। अब 2 को यदि अलग अलग के बटे में रखें तो ये आ जाएगा 2UT अपॉन 2 और 1/2 AT स्क्वायर, इस 2 से ये कैंसिल, तो S बराबर आ जाएगा हमारा UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा थर्ड है और ये हो गया हमारा सेकंड, और फर्स्ट पहले। तो इस तरीके से हम तीनों फॉर्मूलों को सिद्ध कर सकते हैं बड़ी आसानी। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि विस्थापन और दूरी में क्या होता है। विस्थापन और एक तरफ लिख देते हैं हम दूरी। तो ये बेसिक सी चीज़ों पे है कि दूरी कहते किसे हैं। तो दूरी होती है हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो रास्ता है, वो रास्ता कितना लंबा है, अगर उसकी लंबाई को नापा जाए तो उसे हम दूरी कहते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा करें तो ऐसा कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच रास्ते की लंबाई को, या कह लो पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और अगर विस्थापन की बात हो तो विस्थापन में कुछ ऐसा है कि दो बिंदु है या दो स्थान है, एक यहाँ है और एक यहाँ, उनके बीच में कम से कम दूरी। अब अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाए तो हम घूम के भी जा सकते हैं ऐसे, और एक हम सीधा डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो जो सीधे डायरेक्ट गए वो विस्थापन हुआ और वो दूरी हुई। थोड़ा सा चीज़ों को समझना, ये हमारा है एक पॉइंट और ये हमारा है दूसरा पॉइंट। अब हम यहाँ से ऐसे गए घूमकर और यहाँ पहुँच गए ऐसे। तो यदि हम यहाँ से इसको ऐसे नापने लगे पूरे को, जहाँ को गए ऐसे 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 ऐसे, ये तो होगी दूरी। और विस्थापन कहता है कि जहाँ वस्तु थी पहले और जहाँ पहुँच गई उनके बीच की सीधी दूरी। तो ये होगा हमारा विस्थापन, और ये हुई हमारी दूरी, ऐसा कुछ। तो विस्थापन होता है कम से कम दूरी, और ये हमारा दूरी। अगर एक सीधी रेखा पे वस्तु हो, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और मान लेते हैं कि ये हमारा 5 मीटर है, तो अब दूरी कितनी है, जितने रास्ते की लंबाई है ये दूरी हुई, और विस्थापन भी यही है। तो दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं यदि वस्तु एक सीधी रेखा में चले, उस कंडीशन में। और यहाँ पर दूरी ज़्यादा है और विस्थापन कम है। एक तीसरी कंडीशन हमारी ऐसी है कि अगर एक वस्तु यहाँ से चलना शुरू कर दे और वो बी पॉइंट पर पहुँच जाए, और ऐसा मान के चलते हैं कि वो 5 मीटर चले, और फिर वो बी से यहाँ सी पॉइंट पर आ गई, फिर 5 मीटर, और अब फिर वो यहाँ आ गई। चलो इसको 2 मीटर ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और इधर फिर ये 5 मीटर। तो अगर अब बात हो दूरी की, तो दूरी कितनी चली, जितने रास्ते की लंबाई, यहाँ से यहाँ 5 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 5 मीटर, तो ये कितना हो गया, 5 और 5 10 और 2 12 मीटर। तो दूरी तो हमारी होगी 12 मीटर। लेकिन अगर बात विस्थापन की हो तो वस्तु यहाँ थी और यहाँ पर पहुँच गई, तो ये सीधी दूरी इसके बीच की, और ये कितनी है, ये आयत बन गया, लंबाई इसके बराबर और चौड़ाई ये। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये विस्थापन हमारा कितना है, ये हमारा है 2 मीटर। तो चीज़ें जो हो आप बेहतर तरीके से समझ लोगे अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझो। तो अब एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं दूरी और विस्थापन के बीच डिफरेंस का। मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ है पॉइंट ए पर, और वो पॉइंट बी पर पहुँच गई 5 मीटर चलकर, और फिर बी से ए पर आ गई, पहले इधर गई और फिर इधर से इधर ऐसे। तो दूरी कितनी हुई, दूरी हुई हमारी, पहले हम ए से बी गए प्लस फिर बी से ए,
तो ए से बी गए तो यानी कि 5 मीटर और फिर 5, तो दूरी होगी हमारी 10 मीटर। और बात अगर यहाँ विस्थापन की हो तो यहाँ से वस्तु चली थी और यहीं पे पहुँच गई, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु था, इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वही इसकी फाइनल पोजीशन है। और इनके बीच की दूरी, एक पॉइंट यहाँ है दूसरा भी यहाँ है, इनके बीच की दूरी हुई 0। तो इस स्थिति में विस्थापन हमारा हो जाएगा 0। विस्थापन हमारा हो जाएगा 0। तो आपको याद ये रखना है कि यदि कोई वस्तु जिस स्थान से चलकर उसी स्थान पर पहुंच जाए तो उस कंडीशन में विस्थापन हमारा 0 होता है। अब एक कंडीशन है हमारी ये और एक अलग है। ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, और इनके बीच की दूरी 10 मीटर है। और एक पॉइंट यहाँ से यहाँ पर गया और फिर यहाँ से वस्तु यहाँ पर आ गई सी पॉइंट पर। अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको 2 मीटर मान लेते हैं। तो इसमें दूरी कितनी हुई, तो दूरी देखो ज़रा, पहले वस्तु ए से बी गई और फिर वस्तु बी से ए पर आई और उसके बाद ए से सी पर। तो ए बी हमारा हुआ 10 मीटर, बी ए हुआ 10 मीटर और ए सी जो हमारा है वो है हमारा 2 मीटर। तो ये हो गया हमारा टोटल दूरी यानी कि 22 मीटर। लेकिन बात अगर विस्थापन की हो तो विस्थापन में पहले वस्तु ए से बी पर गई माइनस, फिर इधर आई, तो विस्थापन में हम माइनस लेके चले गए। अब जब उल्टी दिशा में आएगा तो इधर से यहाँ टोटल कितना 12। तो ये आ गया, हाँ चलो ऐसा लिख लेते हैं कि पहले यहाँ बी से सी, तो ये 10 माइनस 12 बराबर माइनस के 2 मीटर ऐसा। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, और दूरी के बराबर भी हो सकता है यदि एक सीधे रास्ते पर हो। तो ये छोटे छोटे से अंतर हमने यहाँ पे देखे, अब हम इनको लिखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। तो सबसे पहले में लिख लेते हैं अंतर। तो पहले लाइन पे इनकी डेफिनेशन कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। और इसकी परिभाषा में अगर हम इसका पहला पॉइंट लें तो 2 बिंदुओं के बीच की, 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी और वो हो गया हमारा ऐसे लंबाई। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूरी सदैव धनात्मक होती है। और इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो विस्थापन धनात्मक यानी कि प्लस वाला, ऋणात्मक व 0 हो सकता है। दूरी कभी भी निगेटिव और 0 नहीं हो सकती। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है। और थर्ड जो इसका पॉइंट है, विस्थापन सदिश राशि होती है। अब ये अदिश राशि क्या होती है और सदिश क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। सदिश राशि होती है। और तीसरा इसका पॉइंट है तो दूरी अदिश राशि होती है। तो 3 इनमें बेसिक डिफरेंस है जो आपको देखने हैं। पहली तो इनकी परिभाषा ही होगी पहली लाइन में, ये धनात्मक, ऋणात्मक, 0 और ये और हमेशा धनात्मक, और ये सदिश राशि है और ये हमारी अदिश राशि है। अब ये जो सदिश राशि है और ये अदिश राशि है, हम ये देखने वाले हैं कि अदिश सदिश राशि क्या होती है। तो अब हम देखने वाले हैं कि अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी है अदिश राशि और ये हुई हमारी सदिश राशि। तो ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो होती है हमारी अदिश राशि। अब ये परिमाण की आवश्यकता क्या है, जैसे द्रव्यमान हमारी एक राशि है,
जिसका मात्रक हमारा किलोग्राम होता है। तो यदि हम किलोग्राम की बात करें तो 2 किलोग्राम यानी कि 2 केजी या 5 किलोग्राम ऐसा कुछ, तो इसमें हमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पर अगर बात हम यहाँ फोर्स की करें, बल, अब यहाँ तो हमारा है ये द्रव्यमान, अगर हम कहें कि आप दुकान से 2 किलोग्राम सामान लेकर आ जाएं तो आप 2 किलोग्राम सामान ले आएंगे, इसका रिजल्ट एक ही होगा, आप किसी को कहीं ले आएगा। अब छोटा सा उदाहरण ये कि अगर मैं किसी वस्तु पर कहूँ कि 2 न्यूटन का बल लगाए, बल का मात्रक न्यूटन होता है हमारा, ये हमारी सदिश राशि है बल, फोर्स, और इसका मात्रक होता है हमारा न्यूटन। यदि ऐसा कहा जाए कि किसी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लगाए, अब कोई वस्तु पर बल इधर से लगा देगा, कोई उधर से, कोई इधर से, तो इसके रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दिशा हमने बताई नहीं उसे कि किस तरफ से बल लगाना है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, ये मैग्नीट्यूड है हमारा और ये हमारी डायरेक्शन। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम मैग्नीट्यूड और इसे कहते हैं हम डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, थोड़ा इसके देख लेते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होता है इसमें 2 चीज़ होती है, एक होता है हमारा आंकिक मान, जैसे ये हमने 5 किलोग्राम लिखा, चलो यही समझ लेते हैं। तो ये जो 5 है ये तो है हमारा आंकिक मान, और जो ये केजी है ये है हमारा मात्रक, इसको यूनिट कहते हैं और इसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इस तरीके से। और जो डायरेक्शन है ये हमारे दिशा बताता है, हमारी 4 डायरेक्शन होती है, ये पूर्व, पश्चिम, इधर उत्तर और ये आ गया हमारा दक्षिण। तो एक लाइन में इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं दोनों की, यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। वह राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। और सेमी सीमे की वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो इनकी बेसिक डेफिनेशन है, अगर उदाहरण मिले तो आप यहाँ ले सकते हैं वेग, बल आदि, और इधर लिख सकते हैं आप द्रव्यमान, दूरी, ये और भी होते हैं बहुत, फिलहाल आप इतने रखें। तो ये अदिश और सदिश राशि में डिफरेंस है, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको विमाएँ क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे विमाओं के फायदे हैं, तो वो पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।